हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 2018 एम्स टेली के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो टुडे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आप बने रहें एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सजेशन you can comment in the comment box. So let's start the video. So question number first, बिशप स्कोर इज़ यूज फॉर। बिशप स्कोर जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर, फीटल मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस ऑफ लेबर और फीटल वेलबींग। तो हमें याद रखना है बिशप स्कोर हम किस लिए यूज़ करते हैं। बिशप स्कोर से बेसिकली हम देखते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो बिशप स्कोर ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कंपोनेंट्स होते हैं आपके सर्वाइकल पोजीशन, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, फिर सर्वाइकल अफेसमेंट, सर्वाइकल डायलेटेशन और एक आपका कंपोनेंट आता है स्टेशन। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं बिशप स्कोर के अंदर जो हमें याद रखने होते हैं। अब इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं? जो इसका मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 13। अगर आपका स्कोर 6 से कम है तो इसका मतलब कि जो इंडक्शन है लेबर का वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका स्कोर 8 से ज़्यादा आता है दैट मीन्स इंडक्शन ऑफ लेबर इज़ पॉसिबल। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडक्शन ऑफ लेबर। याद रखना है कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या स्कोरिंग होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लिकेशन मे बी सीन इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट के अंदर हमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्चर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी जब होती है तो कौन सा टेस्ट जो है वो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो जब भी आपकी बात आती है कन्फर्मेटिव टेस्ट की, सो अल्ट्रासोनोग्राम इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बट ऑप्शन में क्या दिया है हमें? कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट हमेशा आपका अल्ट्रासाउंड होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द नर्स मस्ट बी ऑब्जर्व इन एन इन्फेंट विद शॉक। तो शॉक में याद रखना है कि शॉक में क्या होता है। शॉक का एक क्लासिकल जो सिम्टम होता है वो होता है आपका ओलिग्यूरिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा पैरामीटर नर्स ऑब्जर्व करेगी एक इन्फेंट में जिसको शॉक हुआ है। तो अभी हमने देख लिया कि क्या होता है, इसमें ओलिग्यूरिया होता है। ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होगा? आंसर क्या जाएगा हमारा? यूरिन आउटपुट। ठीक है, और एक और जो अगर मैं इसके साइन की बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे कि शॉक में सबसे अर्ली या फिर फर्स्ट साइन क्या होगा, तो उसका आंसर आपका जाता है टैकिपनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैल्यू ऑफ HbA1c इन डायबिटिक पेशेंट इज़ इंडिकेशन ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि एक डायबिटिक पेशेंट है तो HbA1c की वैल्यू कौन सी वैल्यू इंडिकेट करेगी कि जो उसका शुगर लेवल है वो कंट्रोल में है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए HbA1c की। तो अगर मैं आपकी नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ तो मेरी 5.7% से अगर वैल्यू कम होती है दैट मीन्स कि वो नॉर्मल वैल्यू है HbA1c की। ठीक है, अब अगर आप देखो 4 से लेके 5.6, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल है। अगर आपका 5.6 से ज़्यादा हो जाती है यानी कि 5.7 से ज़्यादा हो जाती है तो पेशेंट क्या होता है? प्री डायबिटिक होता है। और अगर आपकी 6.5 से ज़्यादा हो जाती है तो मतलब आपका कन्फर्मेटरी डायबिटिक है। ये क्या बोल रहा है? इसमें भी मतलब ये तो डायबिटिक पेशेंट हो गया। 8 से 10 है तो भी डायबिटिक है। 6 to 8 भी आंसर नहीं होगा। नॉर्मल वैल्यू क्या है आपकी? 1 to 3। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस फर्स्ट। जब भी हम किसी पेशेंट का प्लास्टर कास्ट असेस कर रहे हैं तो नर्स को सबसे पहले क्या असेस करना है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ टो कैसा है। मूवमेंट ऑफ टो देखेंगे कि जो हमारी
नर्व्स हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं मूवमेंट ऑफ टो। बाकी चीज़ें भी हम चेक करते हैं, बट जो फर्स्ट चेक करेंगे वो मूवमेंट ऑफ टो चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टमी स्टोमा। सो गाइस, कोलोस्टमी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कोलोस्टमी स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या है। तो ये आई थिंक हमें पता है कि क्या होता है हमारा नॉर्मल कलर, वो होता है हमारा पेल पिंक। ठीक है। और याद रखना है कि अगर आपसे डार्क कलर पूछ ले या पर्पल कलर पूछ ले, इसका मतलब क्या है, आपका इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट हर पेपर में हमने ये पढ़ा होगा, मैक्सिमम पेपर्स में, कि पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाता है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर, एंड द आंसर इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो गाइज, स्किज़ोफ्रेनिया है ना, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन स्किज़ोफ्रेनिया से आते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया से हमारे बहुत बार पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो इस टॉपिक को आप एक बार पढ़ लेना, कौन कौन से पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव सिम्टम्स हैं। यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देती हूँ। डिल्यूजन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीगल एक्सरसाइज यूज्ड आफ्टर डिलीवरी टू। कीगल एक्सरसाइज हम करते हैं जब भी किसी लेडी की डिलीवरी होती है, तो हम क्या करते हैं, कीगल एक्सरसाइज कराते हैं। और कीगल एक्सरसाइज कराने का जो हमारा पर्पस होता है वो होता है हमारा यूरिनरी और रैक्टल जो मसल्स होती हैं उनको क्या करना, स्ट्रेंथन अप करना, क्योंकि वो क्या होता है डिलीवरी के दौरान लूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो मूड फॉर एटलीस्ट। जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब कितने दिन वो डिप्रेशन रहेगी जब हम उसको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड बोलेंगे। तो आपके ऑप्शन है 1 वीक, 2 वीक्स, 4 वीक्स और 8 वीक्स। तो हमने पढ़ा हुआ है कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स क्या होता है, जब डिप्रेस्ड मूड हो, लो मूड हो, एटलीस्ट कब तक, 2 वीक्स तक। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप देख ही रहे हो, अंजलि मैम भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हैं, तो आप एक बार से ज़रूर देखें। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स होते हैं तो यू कैन कमेंट एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेसोफेरेंजियल ट्यूब इज़ यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। तो नेसोफेरेंजियल ट्यूब है, हम कौन सी कंडीशन में यूज़ नहीं करते। तो गाइस, फेरेंजियल ट्यूब हम यूज़ कर सकते हैं ओरल सर्जरी में, सिडेशन में, और सीज़र एक्टिविटी है तब भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर है तो आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ नहीं करोगे। गाइस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है ना जिसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, रेशनल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। आफ्टर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन इज़। जब भी हम वेसिको वेजाइनल फिस्टुला को रिपेयर करते हैं, फिस्टुला का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे क्या हो गया है, कनेक्ट हो गए हैं 2 पार्ट। मतलब जब भी, जैसे ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो जब ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, इनके बीच में एक ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, हम फिस्टुला बोलते हैं। तो जब वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर करते हैं तो इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या होता है, तो इसका इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है आपका अवॉइड करना है यूरिनरी कलेक्शन इन ब्लैडर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अभी हमने रिपेयर किया है तो हम कलेक्शन को क्या कवर करेंगे, अवॉइड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वैशियोरकर डज नॉट इंक्लूड। क्वैशियोरकर में क्या इंक्लूड नहीं है आपका, तो क्वैशियोरकर का ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वैशियोरकर क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्वैशियोरकर और मेरास्मस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली क्वैशियोरकर में क्या होता है, आपका प्रोटीन का मैल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैलोरी इनटेक प्रॉपर होगी, बट क्या होगा कि प्रोटीन का जो इनटेक है वो नहीं है।
ठीक है। तो जो कैश जबकि मेरास्मस में क्या होता है कि मेरास्मस आपका प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता है कि वहाँ पे प्रोटीन भी नहीं है, वहाँ पे एनर्जी भी नहीं है, और बच्चा ओवरऑल क्या है कि बहुत ज़्यादा मैल नरिश्ड है। ठीक है। और क्वैशियोर्कर में क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ठीक है, प्रोटीन का इंटेक नहीं है, कैलोरी प्रॉपर है। तो क्वैशियोर्कर के जो सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स में आपको एडिमा देखने को मिलता है, फैटी लीवर भी देखने को मिलता है, स्किन और हेयर में चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हम खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट में एडिमा है तो हमें डिक्रीज वेट देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? बी, डिक्रीज वेट इज़ द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इन टर्म न्यूबॉर्न इज़। तो यहाँ पे तो हमें टर्म न्यूबॉर्न की फीटल हार्ट रेट पूछी है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस पे क्या क्या हार्ट रेट होती है। तो वैसे इसका आंसर जाएगा आपका 120 to 60। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या हार्ट रेट होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे बर्थ के टाइम पे हार्ट रेट होती है 120 to 160। इन्फेंट में क्या होती है 110 to 130। टॉडलर में क्या होती है 90 to 110। जो स्कूल एज चाइल्ड है उसमें क्या होगी 70 to 80। एंड एडल्ट का हम सभी को पता है, एडल्ट में क्या होती है 60 to 100। ये होती है हमारी नॉर्मल हार्ट रेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असाइटिस अकर्स ड्यू टू। एसाइटिस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। अब एसाइटिस होता क्यों होता है? जब एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है आपका एसाइटिस होता है। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रोटीन एल्ब्यूमिन के कम होने से क्या होता है, एसाइटिस होता है। और एल्ब्यूमिन का जो फंक्शन होता है वही यही होता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लूइड का लीकेज होगा और एसाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल पिल्स कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट। तो ओरल पिल्स क्या करती हैं एक्सेप्ट? डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो गाइस ओरल पिल्स क्या होती हैं? ये बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, और बेसिकली ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन। इसके बाद कैसे ये बर्थ कंट्रोल क्या करते हैं, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेसिकली। तो ये क्या करती हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको अल्टर करती है, और उससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन एलिमिनेट होगा, और इस तरीके से ये क्या करती हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली व्हाट आर द ओरल पिल्स? ओरल पिल्स क्या होती हैं? ये आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, एंड बेसिकली दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्ट्रॉन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे प्रिवेंट करती हैं बर्थ को? तो ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अल्टर करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ओव्यूलेशन एलिमिनेट होगा, और इस तरीके से ये क्या करेंगी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगी। इसका राइट आंसर क्या जाता है? ओरल पिल्स जो है वो क्या नहीं करती है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपका बी, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को डिक्रीज नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग सॉलिड फूड आफ्टर एनेस्थीसिया। एक पेशेंट है जिसका ऑपरेशन हुआ है, उसको एनेस्थीसिया दिया है, तो जब भी आप उसको सॉलिड फूड दोगे तो उससे पहले आप उसको क्या असेस करोगे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और हमें ये हमेशा याद रखना है। सॉलिड फूड देखने से पहले आपको हमेशा बॉवल साउंड देखनी है, और देखना है कि आपका फ्लैटस पास हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, यूरिन आउटपुट इसका आंसर नहीं जाएगा, वेट भी इसका आंसर नहीं जाएगा। और गैग रिफ्लेक्स हम कब चेक करते हैं? जब भी हमें कुछ लिक्विड देना होता है। तो याद रखेंगे, सॉलिड देना है तो हमेशा बॉवल साउंड चेक करनी है, और अगर जब भी एनेस्थीसिया के बाद लिक्विड देना है तो गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। अगर गैग रिफ्लेक्स नहीं है तो हम लिक्विड नहीं देंगे, और अगर बॉवल साउंड नहीं आ रही है या फिर फ्लैटस पास नहीं हो रहा है तो हम
सॉलिड फूड तब तक एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ओके गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड डायरेक्ट आंसर इसका जाता है क्या हमारा, लिथियम कार्बोनेट, जो हम क्या देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ 2-year-old चाइल्ड इज मेजर्ड बाय, 2 साल के बच्चे की हाइट हम कैसे चेक करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 2 साल का बच्चा जो है हमारा वो खड़ा हो सकता है, तो अगर वो खड़ा हो सकता है तो हम उसकी हाइट कैसे चेक करेंगे, स्टेडियोमीटर से करेंगे। गोनियोमीटर से हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है आपका। इसके बाद आता है रिफ्रैक्टोमीटर, नो इन्फेंटोमीटर का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चा 1 साल से छोटा है उसकी हाइट हम किससे चेक करेंगे, इन्फेंटोमीटर से। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, स्टेडियोमीटर, क्योंकि 2 साल का बच्चा खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटाशियम लेवल इज़, सीरम पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो हमें लैब वैल्यूज़ पूरी याद होनी चाहिए, सोडियम कितना होता है, पोटाशियम कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटाशियम की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर मैं आपसे पूछूँ सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद होनी चाहिए कि सोडियम की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर इंट्रासेलुलर कटायन इज़, इंट्रासेलुलर कटायन कौन सा होता है मेजर। तो हमें पता है हमारा जो मेजर इंट्रासेलुलर कटायन है वो कौन सा है, वो होता है आपका पोटाशियम। कटायन और अनायन क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। आप एक बार पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंट्रासेलुलर कटायन है और कौन कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, फूट ड्रॉप अकर ड्यू टू, फूट ड्रॉप क्यों होता है ये आपको बताना है। ड्यू टू शियाटिक नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व और ब्रैकियल प्लेक्सस। तो क्यों होता है फूट ड्रॉप, ड्यू टू डीप पेरोनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर द मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी क्या होती है, बेसिकली ये ब्रेस्ट की सर्जरी होती है जिसमें हम ब्रेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो मैस्टेक्टोमी के बाद आपको कौन सी पोजीशन देनी होती है, ऑप्शन ए साइड लाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, प्रोन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, एलिवेट अफेक्टेड लिम्ब विद अ पिलो। तो हमें याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि हमेशा हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड लिम्ब है जहाँ से आपकी साइड की सर्जरी हुई है उसको हमेशा एलिवेट करके रखना होता है। बट क्वेश्चन इज़ कि एलिवेट करके क्यों रखना है। तो एलिवेट करके हमें इसलिए रखना है कि ताकि हम वीनस रिटर्न को प्रोमोट कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू प्रोमोट वीनस रिटर्न, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच पोजीशन इज़ प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सिम्स पोजीशन, सेकंड इज़ हाई फॉलर्स पोजीशन, थर्ड इज़ फ्लैट पोजीशन एंड डी इज़ सुपाइन विद हेड अंडर पिलो। तो कौन सी पोजीशन हम देते हैं, हमें पता है फ्लैट पोजीशन देते हैं। फ्लैट पोजीशन क्यों देते हैं, ताकि जो हमारी साइड है, ठीक है, वहाँ से क्या हो, हमारा CSF लीक ना हो, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है देने के बाद वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपोटेंशन विच फ्लूइड इज़ प्रोवाइडेड। जब भी किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन होती है तो हम कौन सा फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ नॉर्मल सलाइन, सेकेंड इज़ NS 3%, थर्ड इज़ डेक्सट्रोस 10% एंड डी इज़ रिंगर लैक्टेट। तो हाइपोटेंशन जब भी पेशेंट को होती है, अब आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग जो आंसर लगा रहे होंगे वो लगा रहे होंगे नॉर्मल सलाइन, बट द राइट आंसर इज़ रिंगर लैक्टेट, RL। अब ये वाला जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक
कौन से फ्लूइड्स हैं, आइसोटोनिक कौन से फ्लूइड्स हैं एंड हाइपरटोनिक कौन से फ्लूइड्स हैं, इसके बाद इनमें क्या क्या कंसंट्रेशन होती हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी कंडीशन में हम कौन सा फ्लूइड देते हैं। जैसे आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है तो उसमें क्या आ जाते हैं आपके NS आ जाता है, RL आ जाता है ना। ये NS कौन सा है, 0.9% है। अगर मैं हाइपो की बात करूँ तो हाइपो में क्या आ जाएगा, 0.3% NS आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं हाइपरटोनिक फ्लूइड्स की बात करूँ तो आपका 3% NS आ जाता है, और भी काफ़ी फ्लूइड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको एक बार टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है कि कौन कौन से फ्लूइड्स की क्या क्या कंसंट्रेशन होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी फेटल। कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है एंड उसमें हमें एक इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। A is acute epiglottitis, B cystic fibrosis, C laryngopneumonitis and D is bronchial asthma। तो कौन सी एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो अगर हम मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो आंसर जाता है हमारा एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, जो कि एक अपर एयरवे की प्रॉब्लम है। और अगर आपने इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं किया तो पेशेंट को क्या हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, बच्चों में देखने को मिलती है, अपर एयरवे की प्रॉब्लम होती है और इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ICD जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड बेसिकली गाइस मैं तो ये बोलूँगी कि जो आपके एम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, आपको सारे क्वेश्चंस, सारे रेशनल और उसके साथ साथ जो अदर टॉपिक्स कवर होते हैं ना, आप उसको साथ साथ पढ़ लो, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम सिलेबस जो होता है ना वो उसी से कवर हो जाता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ICD ट्यूब हम किससे अटैच करते हैं, तो किससे करते हैं, ओपन ड्रेनेज, वाटर सील चैम्बर, क्लोज ड्रेनेज और नेगेटिव सक्शन प्रेशर। तो हम किससे अटैच करते हैं, वाटर सील चैम्बर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन टू द पेशेंट वाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे बनते हैं, बेसिकली वाल्सल्वा मैन्यूअर के ऊपर ये क्वेश्चन है। और आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस में ना हमारा वाल्सल्वा मैन्यूअर अप्लाई होता है जब भी हम कोई ट्यूब निकाल रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो क्या होता है हमारा वाल्सल्वा मैन्यूअर, क्या आएगा इसका आंसर। जब चेस्ट ट्यूब हम निकाल रहे हैं तो कौन सी इंस्ट्रक्शन देंगे हम पेशेंट को, डीप ब्रेथ, एक्सहेल एंड बियर डाउन, होल्ड करना है ब्रेथ को, लाई डाउन कामली एंड परफॉर्म पर्स्ड ब्रीदिंग। सो आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। तो मुझे लगता है कि ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन A इमोबिलाइजेशन, B एक्सरसाइज, C एंटीबायोटिक्स और D कैल्शियम सप्लीमेंट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, इमोबिलाइजेशन। जितना आप इमोबिलाइज रखोगे फ्रैक्चर वाले पार्ट को उतना जल्दी ही हील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप करे हैं और अभी नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो बेसिकली हमने एम्स दिल्ली 2018 का क्वेश्चन पेपर कवर कर लिया है और बाकी अगर एक दो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है 2018 पेपर का तो वो अभी हम इमेज बेस्ड सेशन लाएंगे, उसमें भी कवर अप कराएंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।